सो हेलो लर्नर्स, हेलो स्टूडेंट, हेलो गाइस। इससे पहले हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो एक बार देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन कैसे होता है, कौन से एजेंट्स है पॉलिनेशन के। उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आज इतना हमें पढ़ना है। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या थे। मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा था। किस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। किस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं वो पॉलन बनाते हैं। पॉलन तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि किस तरह से एक ही मेगास्पोर बनता है। एक मेगास्पोर मदर सेल से 3 बाकी डिजेनरेट हो जाते हैं। यही मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक में कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। उसमें से जो 3 होते हैं वो एंटीपोडल, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल के अंदर होते हैं। वो किधर होता है, चैलेंजर एंड की तरफ होता है। माइक्रोपैलेर एंड की तरफ क्या होता है, 2 सेल नर्चर्ड होते हैं और एक एग सेल होता है। एक बीच में सेंट्रल सेल होती है, उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। अब आज हमको पढ़ना है पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बारे में आज हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन। इसके अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर और एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमेट जो होता है वो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है। पॉलन ग्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होती है, ऊपर वाली वेजिटेटिव सेल और नीचे वाली जनरेटिव सेल। ये क्या होती है, वेजिटेटिव सेल होती है। ऊपर वेजिटेटिव सेल होती है जो कि लार्जर होती है, उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और हमने पढ़ा था कि नीचे जनरेटिव सेल होती है जो कि स्पेंडल शेप की होती है और उसी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। जनरेटिव सेल ही आगे जाके 2 मेल गैमीट्स बना लेगी। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। जनरेटिव सेल जाके 2 मेल गैमीट्स बना लेती है। तो मेल गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, पॉलन के अंदर। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक में मैंने बताया था आपको कि वहां पर एग बनता है। जब 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है, उसी में एग का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक में एग बनता है, यानी कि फीमेल गैमेट्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली। और दोनों ही नॉन मोटाइल है। ना तो उस मेल गैमेट के पास कोई भी फ्लैजिला है, सीलिया है, मोशन करने वाला कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, वो भी नॉन मोटाइल है। एग तो है ही नॉन मोटाइल, वो तो एम्ब्रियो सैक के अंदर पड़ा रहता है, तो वो भी नॉन मोटाइल है। दोनों का फ्यूजन कैसे होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होता है, तभी फ्यूजन होता है। तो दोनों का फ्यूजन कैसे होगा, उसके लिए कोई भी मैकेनिज्म होगी, तो वही मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए उन दोनों का पास में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इस ऑब्जेक्टिव को, ये जो हमारा एम है कि हमें मेल और फीमेल गैमेट्स को पास में लाना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन मैकेनिज्म होता है। तो ट्रांसफर ऑफ pollen grain shared from anther to stigma of a pistil is called pollination. पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस है, पॉलिनेशन से क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट कहाँ होगा, पॉलन के अंदर होगा। उस पॉलन को हमें कैसे भी करके फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर, एंथर से निकलता है वो पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, मतलब ट्रांसफर हम किसका कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन का टू द स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है। ये इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। व्हाट एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन। तो इस पॉलिनेशन को कराने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स अलग अलग टेक्निक इवॉल्व करते हैं। जो फूल हमें इतने सुंदर लगते हैं, जो फूल इतने ब्राइट कलर्स के होते हैं, वो सब पॉलिनेशन कराने का ही मैकेनिज्म है कि इंसेक्ट्स उनसे अट्रैक्ट हो, फूलों से, या बर्ड्स अट्रैक्ट हो, और भी एनिमल्स अट्रैक्ट हो और उसके पास आए, फिर पॉलन ग्रेन को वहां से ले जाकर दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर कर दें। तो इसीलिए सारी मैकेनिज्म है पॉलिनेशन की वजह से। तो प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करते हैं। जो भी पॉलिनेशन कराएगा, जो भी एनिमल, जो भी फिजिकल फीचर्स जो होते हैं,
जो एबायोटिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया या विंड हो गई, ये सभी एजेंट्स कहलाते हैं पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन के ये सभी एजेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पॉलिनेशन, ये जो प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होगी, इसमें दो एजेंट्स होते हैं, दो तरह के मेनली एजेंट्स होते हैं। एक होता है एबायोटिक एजेंट और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट कैसे होंगे? नॉन लिविंग एजेंट्स होंगे। एबायोटिक एजेंट्स कैसे होंगे? नॉन लिविंग एजेंट्स होंगे, नॉन लिविंग। बायोटिक एजेंट्स कैसे होंगे? बायोटिक एजेंट्स होंगे लिविंग। बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, और एबायोटिक एजेंट्स कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। एबायोटिक एजेंट्स में कौन कौन आता है? वाटर हो गया, वाटर, या एयर हो गई, एयर, वाटर, एयर कह लो या विंड कह लो, एक ही बात है। तो विंड हो गई, एयर हो गई। पॉलिनेशन कराना है तो वो अपने एक्सटर्नल एजेंट जो भी पॉलिनेशन कराते हैं उनके साथ वो धीरे धीरे इवॉल्व करने लगा। जैसा प्लांट था वैसे ही पॉलिनेटिंग एजेंट थे। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट में कुछ चेंज आता है तो उस प्लांट में भी चेंज आएगा। अब काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह के कैसा पॉलिनेशन होता है। डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब इस बात पे डिपेंड होते हुए कि पॉलन कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, इस बात पे डिपेंड करते हुए पॉलिनेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटनोगैमी और तीसरा होता है जीनोगैमी। पहला होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटनोगैमी और तीसरा होता है जीनोगैमी। पॉलिनेशन के काइंड्स ये किस पे डिपेंड करते हैं? सोर्स ऑफ पॉलन। सोर्स ऑफ पॉलन क्या है? फ्लावर्स पे डिपेंड, फ्लावर होता है, तो ये इनडायरेक्टली फ्लावर्स पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का फ्लावर है, उसी के बेसिस पे जो पॉलिनेशन होगा वो भी डिसाइड होगा। तो 3 तरह का होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटनोगैमी और तीसरा होता है जीनोगैमी। अब ऑटोगैमी के भी अंदर 2 टाइप होते हैं। ऑटोगैमी के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्लिस्टोगैमी और दूसरा होता है कैस्मोगैमी। अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर 2 होते हैं, क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी। तो ऑटोगैमी के बारे में पहले पढ़ते हैं। इस तरह के पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है। सेम फ्लावर के अंदर अगर जब भी पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ होता है और गैमी मतलब मैरिज होता है, तो सेल्फ मैरिज। ऑटोगैमी सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है। एक जब नॉर्मल फ्लावर in a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. जब भी एक नॉर्मल फ्लावर होता है वो ओपन होता है, जो एक नॉर्मल फ्लावर होता है तो वो ओपन होता है, तो उसमें एंथर भी होता है, स्टिग्मा भी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी एंथर का पॉलन जाके उसी स्टिग्मा पे लैंड करे और उसी से फर्टिलाइजेशन हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरे प्लांट या दूसरे फ्लावर से भी जो पॉलन्स होते हैं वो आकर उस स्टिग्मा पे गिर जाते हैं और वहां से वो दूसरे पॉलन से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि जो ओपन होते हैं फ्लावर्स उनके अंदर पूरी तरह से ऑटोगैमी हो। उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में हमें जिटनोगैमी या जीनोगैमी मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो दूसरे फ्लावर या दूसरे प्लांट के थ्रू आ रहा है वो पॉसिबल है। तो इसमें पूरी तरह से ऑटोगैमी नहीं होती। लेकिन जो फ्लावर बंद होंगे उसमें तो पूरी तरह से ऑटोगैमी होगी, क्योंकि वहां कहीं और का पॉलन तो आ नहीं रहा है, उसके स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसमें जो फ्लावर पूरी तरह से बंद होते हैं यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर, उनमें कंप्लीट 100% ऑटोगैमी होती है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। और ये बहुत जरूरी है कि जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन, जिस टाइम पे एंथर मैच्योर हो रहा है और अपना पॉलन ग्रेन शेड कर रहा है, उसी टाइम पे जो गाइनोशियम है या जो पिस्टिल है उसे भी उसी टाइम पे मैच्योर होना पड़ेगा
और उसी टाइम पे उसका एग फॉर्म होना पड़ेगा, तभी जाके ऑटोगैमी होगा। दोनों साथ साथ होंगे तभी ऑटोगैमी होगा, दोनों के बीच में सिंक्रोनी होगी तभी ऑटोगैमी होगा। मैच्योर हो रहा है तो तभी जो है गाइनोशियम भी वो भी मैच्योर होगा, तभी दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तभी और कंप्लीट ऑटोगैमी होगी। अगर कोई भी जल्दी हो रहा है, जैसे अगर एंथर जल्दी मैच्योर हो जा रहा है लेकिन स्टिग्मा के पास अभी कैपेसिटी नहीं है एग फॉर्म करने की, या एग नहीं फॉर्म किया उसने, या उसके अंदर रिसेप्टिविटी की कैपेसिटी नहीं है, तो वो पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे जाके नहीं लैंड करे। अगर लैंड कर भी जाता है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो भी ऑटोगैमी नहीं होगी। इसी तरह अगर जो स्टिग्मा है, जो ओवरी है, वो जल्दी मैच्योर हो गई तो वो किसी और प्लांट का पॉलन उस पर आके लैंड करेगा और उस अदर प्लांट के पॉलन से उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों का साथ साथ में होना, पॉलन का रिलीज भी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी, ये दोनों साथ साथ में हो तभी ऑटोगैमी हो सकती है। एंथर एंड स्टिग्मा शुड lie close to each other, और पास में होना भी चाहिए। एंथर और स्टिग्मा दोनों को पास में होना चाहिए, तभी इजीली पॉलिनेशन हो सकता है, ऑटोगैमी हो सकती है। अगर दूर दूर होंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तो भी हो सकता हो कि वो जो पॉलन है वो वहां तक जाकर लैंड ना कर पाए उतनी दूर डिस्टेंस पे, तो इसलिए दोनों का साथ साथ में होना भी जरूरी है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे वायोला, इसको कॉमन पैंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना, ये दो तरह के फ्लावर्स बनाते हैं, वायला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना। आप कॉप से याद रख सकते हो, कॉप, कॉमेलाइना, ऑक्सैलिस और पैंसी, कॉमन पैंसी जो है वो, ये तीनों कॉप, ये तीनों दो तरह के फ्लावर्स बनाते हैं। पहला होता है कैस्मोगैमस फ्लावर्स which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma। जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो कभी ओपन नहीं होते, वो हमेशा क्लोज ही रहते हैं। जैसे इस फ्लावर प्लांट में देखो आप, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है जो पूरी तरह से बंद है, बड की तरह है, इस तरह से ये पूरी तरह से बंद है, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। कैस्मोगैमस फ्लावर जो नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं, जो खुलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया या रोज हो गया, ये सब कॉमन फ्लावर है जो ओपन होते हैं। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, वो बंद रहते हैं। उसी के अंदर स्टिग्मा भी होगा, उसी के अंदर एंथर भी होगा, और खुद ही से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसी एंथर का उस स्टिग्मा से, और इस तरह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन वहां पर देखने को मिलता है। So clistogamous flower, in such flowers, the anther and stigma are close to each other. When anther dehisce in the floral buds, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. तो इस तरह के फ्लावर में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, वो क्लोज पास में होता है, और जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, जब एंथर का डेhiscence होगा, डेhiscence मतलब एंथर जब फट जाएगा, कौन कराता था, याद करो, पढ़ाया था मैंने, तो डेhiscence में हेल्प करते हैं एंथर की 3 आउटर लेयर्स। वो कौन कौन सी थी? आउटर लेयर थी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, ये तीनों हेल्प करती है डेhiscence में। बाकी जो अंदर की लेयर होती है टैपेटम, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो मम्मी वाला काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा इसमें। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, तो ये पूरी तरह से ऑटोगैमस होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है इनमें। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन किसी और फ्लावर के द्वारा, किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स के द्वारा, उसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन को। तो कोई भी चांस नहीं है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने का। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अज्योर सीड सेट, और इसमें सीड सेट होता ही होता है। सीड सेट मतलब सीड फॉर्मेशन होता ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं है सीड ना बनने का। अब ओपन फ्लावर है, मान लो उसमें उस तक पहुंच नहीं पाया पॉलन, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड बनेगा नहीं, सीड नहीं बनेगा तो सीड सेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो 100% फर्टिलाइजेशन होनी है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही क्लोज में पॉलन भी है, एंथर भी है, पॉलन भी है, स्टिग्मा भी है, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे एज्योर्ड सीड सेट, तो एक बेनिफिट क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का ये है कि यहाँ पर एज्योर्ड सीड सेट होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये जिसको कहते हैं कि जो हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं वो प्रोजनी में भी जाएंगे। यहाँ पर कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं हो रही है, जो कि ये है कि
जो प्लांट्स के कैरेक्टर होंगे वही ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर होगा। अगर प्लांट्स में कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर है तो वो भी ऑफस्प्रिंग तक पहुंच जाएगा। जो भी अनचाहा कैरेक्टर है वो भी उसके प्रोजनी में, यानी कि उसकी जो प्लांट की जो सीड के द्वारा अगले जनरेशन तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में पॉलिनेटर की जरूरत है, एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? अपना एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर एंथर है, उसी के अंदर स्टिग्मा है, उसी के अंदर क्लोज में है, वहां से पॉलन रिलीज हुआ तो जाके तुरंत लैंड कर जाएगा स्टिग्मा में। कोई जरूरत नहीं है पॉलिनेशन, कोई जरूरत नहीं है ट्रांसफर करने की पॉलन ग्रेन्स को। यहाँ पर ये इसका बेनिफिट है। अब देखो जिटनोगैमी, ये फ्लावर्स जो होते हैं, जब फ्लावर्स जो होंगे वो एक ही प्लांट पे, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, उस कंडीशन को हम कहेंगे जिटनोगैमी। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एक ही सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो पॉलन ग्रेन से वो ट्रांसफर किए जाते हैं या ट्रांसफर होते हैं। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कुकुरबिटेसी फैमिली में, जिसको आप वेजिटेबल फैमिली भी कहते हो। उसमें एक ही प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग, कोई मेल फ्लावर होता है, कोई फीमेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर होता है, फिर फीमेल फ्लावर होता है। कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या आ जाता है, आपके जितने भी गॉड्स हैं, बॉटल गॉड हो गया या बिटर गॉड हो गया, करेला, लौकी, कद्दू, ये सब आ जाते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में। तो उसमें यही होता है। ऑल्दो जिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पॉलिनेशन कराना है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। तो फंक्शनली मतलब कि पॉलन को निकल के जाना पड़ेगा दूसरे फ्लावर तक। कैसे जाएगा? पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू जाएगा। तो ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी के ही सिमिलर है। जेनेटिकली कैसे सिमिलर है? जेनेटिकली इसलिए सिमिलर है क्योंकि एक ही प्लांट के वो दोनों ही फ्लावर हैं, उनमें क्रोमोसोम सेम है, उनमें उनकी स्पीशीज एक ही है, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम है और सेम क्रोमोसोम के अंदर सेम कैरेक्टर्स हैं, एक ही तरह के कैरेक्टर हैं। तो ये जेनेटिकली तो कैरेक्टर्स अलग अलग नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि जो कोई भी ऑफस्प्रिंग होती है तो उसके अंदर मदर के भी कैरेक्टर होते हैं, फादर के भी कैरेक्टर होते हैं। अब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका मदर और फादर दोनों वही प्लांट है, तो जेनेटिकली वो सिमिलर है ऑटोगैमी के। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, लेकिन जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ प्लांट है जो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा जिटनोगैमी। सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट, एक ही प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, इसलिए जेनेटिकली वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। अब जीनोगैमी तो जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है और फंक्शनली तो है ही क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह का जो फ्लावर होता है वहां पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। पॉलन ग्रेन एक प्लांट से जाएगा दूसरे प्लांट पे। इसका एग्जांपल हो गया पपाया में मेल ट्री अलग होता है, फीमेल ट्री अलग होता है। यहाँ पे जिटनोगैमी में हमने देखा था कि मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन पपाया में मेल ट्री ही अलग होता है और फीमेल ट्री ही अलग होता है। तो एक ट्री से उसको दूसरे ट्री पे जाना है, तो जेनेटिकली भी दोनों ट्री अलग अलग होंगे, क्योंकि उसमें जो मेल प्लांट होगा उसका अलग कैरेक्टर होगा और जो फीमेल प्लांट होगा उसके अंदर उनकी जीन्स अलग होगी और मेल प्लांट की अलग होगी जीन्स। तो इस तरह से ये जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है। ये सिर्फ ऐसा यही एक टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जो जेनेटिकली डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, इसमें पॉलन ग्रेन अलग प्लांट से आ रहा है, स्टिग्मा जो है वो अलग प्लांट का है। तो ये जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है। अब इस यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसके लिए बहुत बार एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में नॉन लिविंग एजेंट्स आ जाते हैं जैसे विंड, वाटर, एयर। विंड जो दूसरी तरह का है हमारा बायोटिक, उसमें एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स हो गई और इंसेक्ट्स हो गई या ह्यूमन बीइंग भी कभी कभी होते हैं, तो ये सब आते हैं। अब बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन के सोर्स के बेसिस पे
यानी कि टाइप ऑफ फ्लावर के बेसिस पे 3 तरह के पॉलिनेशन होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिम्नोगैमी और तीसरा होता है जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी में ये होता है कि जो पॉलिनेशन होगा वो एक ही फ्लावर के अंदर होगा। अब ऑटोगैमी भी 2 तरह का होता है, एक होता है क्लिस्टोगैमस और एक होता है कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं, उनमें मेल और फीमेल पार्ट्स एक्सपोज होते हैं, उसमें 100% गारंटी नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, क्योंकि और भी किसी प्लांट के जो पॉलन आगे स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं या दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो सकते हैं एक ही फ्लावर के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। उसके बाद आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है वो बंद होता है, उसमें 100% एश्योर्ड सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उसी प्लांट के स्टिग्मा है, उसी प्लांट के अंदर स्टिग्मा भी है, उसी प्लांट के अंदर एंथर भी है, पॉलन को रिलीज करेगा और स्टिग्मा पे जाके लैंड कराएगा और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इनको कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिम्नोगैमी में क्या होता है? जिम्नोगैमी जो होता है वो एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर्स होंगे, एक मेल फ्लावर होगा, एक फीमेल फ्लावर होगा, तो उसमें पॉलिनेशन होगा। जो ये फंक्शनली तो क्या होता है? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन जेनेटिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फिर जीनोगैमी, ये जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है और फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। इसमें अलग अलग प्लांट होते हैं, एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है, और इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट्स समझ में आए हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट में आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। उससे पहले हम देख लेते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर ये है सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर और ये है क्रॉस पॉलिनेटिंग। सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर और ये क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जैसे मैंने बताया था, दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एबायोटिक जैसे कि विंड और वाटर हो गया, और बायोटिक यानी कि एनिमल हो गया। ये एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो होते हैं वो यूज करते हैं बायोटिक एजेंट्स को। बायोटिक एजेंट्स को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एबायोटिक एजेंट्स का कोई भरोसा नहीं है, आज हवा चल रही है कल नहीं चलेगी, आज पानी बरस रहा है कल नहीं बरसेगा, तो मौसम चेंज होता रहता है। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं, क्योंकि वो अश्योर्ड है कि वो आएंगे और पॉलिनेशन कराएंगे। तो ओनली कुछ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स भी यूज करते हैं एबायोटिक एजेंट्स को। Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor to both wind and water pollination. क्योंकि जो भी wind and water pollination उसमें तो चांस फैक्टर है, हो भी सकता है पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता है। मान लो बारिश नहीं हुई तो वाटर नहीं बहेगा, पानी नहीं बहेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इन्हीं सब अनसर्टेनिटी, ये जो अनसर्टेनिटी है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और उसी वजह से, और लॉस ऑफ पॉलन अब नहीं होगा, तो अब पॉलन का लॉस इसमें ज्यादा होता है एबायोटिक फैक्टर्स में। वो कैसे? विंड से पॉलन को लेके जाएंगे, जो विंड पॉलन को लेके जाएगी तो एक पॉलन को तो लेके नहीं जाएगी, बहुत सारे पॉलन, मिलियंस ऑफ पॉलन एक साथ जाते हैं और तब जाके स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। वो भी चांस फैक्टर होता है कि लैंड कर भी सकता है या फिर नीचे भी गिर सकता है या कहीं इधर उधर भी जा सकता है, या सही स्टिग्मा पे नहीं लैंड किया, तो वो चांस फैक्टर होता है। जैसे आपने सुना होगा सल्फर सार के बारे में। सल्फर ये किसमें देखने को मिलता है हमें? ये पाइनस ट्री में देखने को मिलता है सल्फर सार। ये क्या होता है? जब इसके पॉलेंस एक साथ येलो कलर के पॉलन होते हैं और वो एक साथ हवा के साथ बह के दूसरी जगह पे जाते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं, तो इसी को सल्फर सार कहते हैं। प्लांट को बहुत सारे पॉलन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं when compared to the number of ovules available for pollination. Pollination के लिए अगर मान लो 100 ओव्यूल हैं तो इन्हें मिलियंस या 10,000 पॉलेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तभी जाके 100 का कोई चांस होगा कि 100 लैंड कर जाएं उन ओव्यूल्स पे। तो यहाँ पे बहुत वेस्टेज होता है पॉलन का, और पॉलन को बनाने के लिए जो प्लांट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी सारी प्रोसेस होती है, आपको मैंने बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, तब पॉलन बनता है, उसको इतना सारा न्यूट्रिशन देना पड़ता है प्लांट को टैपेटम के थ्रू, तब पॉलन बनता है। तो इसलिए ऐसे बहुत कम प्लांट है जो इन एजेंट्स पे डिपेंड करते हैं, बायोटिक एजेंट्स पे डिपेंड करते हैं। मोस्ट बायोटिक एजेंट्स को यूज करें पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा एश्योर्ड पॉलिनेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
अब जो एबायोटिक पॉलिनेशन है उसमें भी जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन बाय विंड, ये ज्यादा कॉमन होता है वाटर पॉलिनेशन के कंपैरिजन में। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड द पॉलिन, कुछ कंडीशन है, अगर किस हवा को पॉलन को लेके जाना है तो उसकी भी कुछ कंडीशन है, तभी वो पॉलन को लेके जाएगी। अगर पॉलन बहुत भारी होगा तब तो हवा लेके नहीं जा सकती है, तो बहुत तेज हवा अगर चलेगी तभी जा सकेगा, तो ऐसा तो और भी कम चांस हो जाएंगे पॉलिनेशन के। तो जो भी पॉलन ग्रेन्स, जो भी पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू, उसकी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वही वो पूरी होती है तभी पॉलिनेशन होता है। जैसे कि पॉलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए वजन में, नॉन स्टिकी होने चाहिए। नॉन स्टिकी इसलिए होने चाहिए क्योंकि स्टिग्मा तो स्टिकी है, वो तो उस पर तो पॉलन लैंड करेगा तो इधर उधर नहीं जा पाएगा, वो चिपका लेगी स्टिग्मा। लेकिन अगर कहीं और स्टिक कर गए तो तब तो वो ओव्यूल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, तब तो वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए नॉन स्टिकी होने चाहिए कि इधर उधर ना चिपके, डायरेक्टली जाके किस पे चिपके, स्टिग्मा पे चिपके, so that they can be transported और विंड के थ्रू इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए। पता चला वो पॉलिन्स जो हैं वो आंसर से ही चिपके रह गए, अब कैसा विंड उनको ले जाएगी, पहले ही ग्लूड है, तो इसलिए नॉन स्टिकी होने चाहिए। They often possess well exposed stamens। अब जो स्टेमन होगा उसमें भी मॉडिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है कि बस पॉलन का मॉडिफिकेशन हो, स्टेमन का भी मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि उसे भी स्टिग्मा, वो भी पॉलन को रिसीव करना चाहती है। तो वहां पे स्टेमन जो होंगे वो क्या कैसे होंगे, पॉलन्स आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू one current large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains। जो स्टिग्मा होंगे वो बड़े होंगे ताकि वो जल्दी से रिसीव कर सकें, हवा में ऐसे लहरा के रिसीव कर सके पॉलन को, और बड़े होंगे और फेदरी होंगे, उसमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिससे जैसे ये आप देख रहे हो ये फेदरी स्टिग्मा है, ये फेदरी स्टिग्मा का एग्जाम्पल है। तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट में इस तरह के कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है और वेल एक्सपोज्ड, पूरी तरह से एक्सपोज्ड स्टेमन होता है। अगर स्टेमन नहीं छुप कर बैठा होगा तो वो पॉलन को कैसे रिसीव कर पाएगा? पॉलन को रिसीव करने के लिए स्टेमन को बाहर आना पड़ेगा ना। जैसे आप इमेजिन करो क्रिकेट का जो मैच होता है उसमें जो भी बॉलर है, जो भी बैट्समैन है, उसने बैट से बॉल को मारी तो वो अपने हाथ ऐसे करके रखते हैं ना जिससे कैच कर सके। उसी तरह ये स्टेमन्स भी ऐसे लहराते रहेंगे हवा में या लार्ज फेदरी होंगे जिससे वो पॉलन को कैच कर सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ज्यादातर एक ही ओव्यूल होता है, एक ही होगा, बड़ा सा ओव्यूल होगा जिससे वो जल्दी से कैच कर सके पॉलन्स को। इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, और खूब छोटे छोटे फ्लावर्स ऐसे एक साथ इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज्ड होंगे, जैसे वो अगर छोटे छोटे फ्लावर्स में खूब ढेर सारे होंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा लगेगा और वो इजिली पॉलन को कैच कर लेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉर्न जो मक्का देखा होगा आपने, मेज या कॉर्न, उसकी जो आपने खाया होगा ना भुट्टा, तो उसमें भुट्टे में जो होता है वो स्टेम, यू हैव सीन नथिंग बट द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा और रेड कलर के निकले होते हैं, वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। स्टिग्मा और स्टाइल ही ऐसे निकले होते हैं जिनको आप देखते हो कि भुट्टे के जो बाल होते हैं वो जो हवा में ऐसे लहराते हैं जिससे पॉलन्स को कैच कर सके। और विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने विंड पॉलिनेशन के दो एग्जांपल पढ़े, एक तो हमने पढ़ा ग्रासेस और दूसरा क्या पढ़ा, कॉर्न या मेज। अब वाटर पॉलिनेशन ये बहुत ही रेयर होता है, कुछ ही कुछ प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन हमें देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ 30 जनरा, सिर्फ 30 जीनस में वाटर पॉलिनेशन होता है, और उसमें से भी मोस्टली क्या है, मोनोकॉट्स हैं, हमें ये विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। What is regular mode of transport for the male gametes among the lower? लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। कुछ लोअर प्लांट्स हैं जो पानी के पास ज्यादा ग्रो करते हैं या पानी में ही ग्रो करते हैं, जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें वाटर पॉलिनेशन बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, और वाटर पॉलिनेशन ही मेन एजेंट होता है पॉलिनेशन का। जैसे कि उनमें ये प्रोसेस पॉलिनेशन तो नहीं कही जाती, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है गैमीट्स का वो वाटर के ही थ्रू होता है। जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, ये वाटर के पास ग्रो करने वाले प्लांट है, इसीलिए इनमें ऐसा पॉलिनेशन होता है। पर्टिकुलरली कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में
वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट। ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट हमें मोस्टली वाटर के पास ही देखने को मिलते हैं, वाटर सोर्स के पास ही देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जिससे उनके जो गैमीट्स है वो इजीली ट्रांसफर हो पाए और उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाए। और मोस्टली ये जो गैमीट्स जो ट्रांसफर होते हैं वो मेल गैमीट्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेनरा में, मोस्ट ऑफ द जीनस में जो मेल गैमीट होता है वही मोटाइल होता है। बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है कि फीमेल गैमीट भी मोटाइल हो। कुछ एग्जांपल है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। हाइड्रिला तो आपको याद हो जाएगा, हाइड्रिला हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो वाटर पॉलिनेशन किससे होता है, हाइड्रिला से होता है, हाइड्रिला में होता है वाटर पॉलिनेशन। वेलिस्नेरिया भी आप हाइड्रिला के, जैसे इसमें डबल एल ए आ रहा है तो इसमें ए डबल एल आ रहा है, इस तरह से आप याद कर लो। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला दोनों वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, मैं तो ऐसा ही याद कर लेती हूँ, अब भी ट्राई करो, हो सकता हो जाए। विच ग्रो, ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और सेवरल मरीन, तो फ्रेश वाटर वाले प्लांट्स कौन से हैं, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया जो वाटर पॉलिनेटेड होते हैं। मरीन वाला कौन सा है, ज़ोस्टेरा जो होता है वो मरीन में होता है। एक बार एग्जांपल्स हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्लांट में कौन से एग्जांपल पढ़े थे, ग्रासेस में होता है, और इसमें होता है कॉर्न या मेज में होता है। और जो वाटर पॉलिनेशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ 30 जनरा के अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है। उसमें से भी जो मोस्टली है वो मोनोकॉट्स है। और 3 प्लांट हमने पढ़े थे, जिसमें से फ्रेश वाटर वाले प्लांट्स कौन थे, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, और मरीन वाटर वाला प्लांट कौन सा था, ज़ोस्टेरा जो था वो मरीन वाटर वाला प्लांट था। सारे यहाँ तक कि सारे एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं वो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेटेड हो, उसमें से भी बहुत कम ऐसे हैं जो वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं। नहीं तो बाकी के क्या होते हैं, कुछ बायोटिक एजेंट से पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ विंड के थ्रू भी पॉलिनेटेड होते हैं। तो वाटर ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो एग्जांपल आ गया, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि बहुत सारे बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स के एग्जांपल दे दिए, आप तो सोचोगे कि हाँ एक्वाटिक प्लांट है तो वाटर पॉलिनेशन होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एक्वाटिक प्लांट में वाटर पॉलिनेशन हो, बहुत रेयरली होता है वाटर पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इनके आगे वाटर लगाए तो ये तो आते ही है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि ये वाटर हाइसिंथ है या वाटर लिली है, तो ये पॉलिनेशन, इनका पॉलिनेशन वाटर से ही होगा, पर ऐसा नहीं है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली का पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। The flowers emerge above the level of water and is pollinated by insect or wind in the as in most of the land plants। तो ये लैंड प्लांट्स की तरह इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाटर से ऊपर उठे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा वाटर हाइसिंथ जो होता है, जिसे हम हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं, उसके ब्लू बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं, ब्लू कलर के। और वाटर हाइसिंथ को आप क्या कहते हैं, सौरव ऑफ बंगाल है, क्योंकि इसकी वजह से जो वाटर में बंगाल में एक बार इसकी वजह से फेमाइन आ गया था, क्योंकि वहां पे वाटर में जो मछलियां थी वो मरने लगी थी इस प्लांट के ओवर ग्रोथ की वजह से, तो मछलियों को जगह नहीं मिल रही थी सर्वाइव करने के लिए, तो वहां के लोगों को का जो मेन फूड है वो फिशेस हैं, तो उन्हें फिशेस खाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको सौरव ऑफ बंगाल भी कहते हैं वाटर हाइसिंथ को। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आ जाते हैं तो वो विंड या इंसेक्ट्स के थ्रू उनका पॉलिनेशन होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स में होता है। वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर जो होता है वो वाटर के सरफेस तक पहुंच जाता है, reach the surface of water by along the stalk and the male flowers of the pollen grains are released on the surface of the water। यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन का बता रहा है। वेलिस्नेरिया जो होता है ये इसमें इस तरह से लंबे जो फीमेल फ्लावर में लंबे स्टॉक्स होते हैं, तो ये फीमेल फ्लावर हो गया और इसका लंबा सा स्टॉक है, तो ये वाटर के बिल्कुल सरफेस पे वाटर के ही ऊपर जस्ट ऊपर ऐसे तैरता रहता है फीमेल फ्लावर। और ये जो मेल फ्लावर होता है ये अपने पॉलिन्स को रिलीज करता है, और वो पॉलिन्स जो होते हैं वो तैरते जाते हैं और फीमेल फ्लावर पे के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये अडेप्टेड है, ये वेलिस्नेरिया जो है वो पूरी तरह से अडेप्टेड है वाटर पॉलिनेशन के लिए। They are carried passively by water currents। तो यहाँ पे मोटाइल नहीं होंगे उसके पॉलिन्स, उसको वाटर करंट्स लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, फीमेल फ्लावर के पास लेके जाएगी, जिससे पॉलिनेशन हो जाए। पॉलिनेटेड प्लांट्स के जैसे सी ग्रासेस हो गया,
समुद्री घासें जो होती हैं, सी ग्रासेस हो गई, या फीमेल प्लांट्स, जहाँ पे फीमेल प्लांट्स जो होती है वो पूरी तरह से वाटर में सबमर्ज होती है, वाटर के अंदर ही होती है फीमेल प्लांट। और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो भी वाटर के अंदर ही रिलीज हो जाते हैं और वहीं से जाके वो पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलन ग्रेन इन सब स्पीशीज में कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे और पैसिवली इनसाइड द वाटर कैरिड होंगे। अब यहाँ पे अडेप्टेशन किसको, ये सी ग्रासेस में अडेप्टेशन किसकी देखने को मिल रही है हमें, अडेप्टेशन जो है यहाँ पे वो पॉलन्स का है। पॉलन कैसे होंगे, लंबे होंगे, रिबन की तरह होंगे, क्योंकि रिबन की तरह और लंबे होंगे तो आसानी से वाटर में तैर लेंगे, तो इस ऐसे जाके वो पॉलिनेशन हो जाएगा। कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, और इस तरह से स्टिग्मा तक पहुंच के पॉलिनेशन हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। अब पॉलन ग्रेन अगर भीग जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेन को वाटर एब्जॉर्ब करने से, एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो जाएगा, इसलिए वाटर को एब्जॉर्ब करने से बचाने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होती है, उसकी उस पॉलन के ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है तो वो भीग नहीं पाता है। जैसे पत्तियों के ऊपर आपने देखा होगा वैक्स की कवरिंग होती है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगती हैं पत्तियां छूने में, वैसे ही पॉलन के अंदर के ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। दोनों ही विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स ना तो बहुत कलरफुल होते हैं ना तो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों उनको जरूरत क्या है कलरफुल होने की, क्योंकि विंड और वाटर से पॉलिनेशन होना है, तो विंड और वाटर तो कलर से अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो बायोटिक एजेंट्स हैं वो कलर से अट्रैक्ट होते हैं या नेक्टर चुराने के लिए आते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो नेक्टर के लिए फ्लावर के पास आते हैं और उनके हाथ, उनके जो लिम्स होते हैं उनसे वो पॉलन चिपक जाते हैं और जाके वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, तो वो पॉलन वहां स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स को ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, ना तो वो कलरफुल होने की जरूरत है ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो मैंने बताया था कि नेचर में कोई भी चीज फालतू नहीं होती है, तो इस वजह से ना तो कलर होता है और ना तो नेक्टर होता है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को यूज करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के फॉर्म में, जैसे बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स में स्पेसिफिकली सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड या बैट्स, ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो ये इन सभी से पॉलिनेशन हो सकता है। अब देखो इसमें मोस्ट ऑफ द एजेंट्स जो हैं, जैसे बी हो गए, बटरफ्लाई, फ्लाइज, उसके बाद वास्प, फिर मॉथ्स, बर्ड्स, बैट्स, ये मोस्टली ऐसे एजेंट्स हैं जो उड़ सकते हैं, जिनके पास विंग्स होती है, विंग वाले एजेंट होते हैं, जिससे वो आसानी से एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पर पहुंच सके। मोस्ट ऑफ द बायोटिक एजेंट्स ऐसे होते हैं। इसमें से भी अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली बीज जो होती हैं वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। बीज से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स में भी बीज से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। और यहाँ तक कि लार्जर एनिमल, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स में लीमर हो गया, आर्बोरियल ट्री पे रहने वाले एनिमल्स हो गए, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स जो होती हैं, गिलहरियां होती हैं, यहाँ तक कि कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि गेको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ये भी पॉलिनेशन कराती हैं, ये भी पॉलिनेटर की तरह काम आती हैं बहुत सारी स्पीशीज में। फ्लावर्स जो होते हैं वो जो एनिमल पॉलिनेटेड होते हैं वो इसी हिसाब से अडेप्टेड होते हैं, एनिमल के हिसाब से ही अडेप्टेड होते हैं। उस पर्टिकुलर स्पीशीज के फ्लावर उस स्पीशीज को जो भी पॉलिनेट करा रहा है एनिमल, उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जिससे इंसेक्ट्स उनको आसानी से देख लें, कलरफुल होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ सकें, फ्रेग्रेंट होते हैं, अच्छी अच्छी स्मेल इसमें से निकलती है, और नेक्टर होता है बहुत सारा, जिससे इंसेक्ट्स उससे अट्रैक्ट हो सके। बहुत सारे जब फ्लावर्स अगर छोटे हों, अगर इन केस फ्लावर्स छोटे हों तो बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज होते हैं कि वो दूर से ही देख सकें, जिससे इंसेक्ट्स उनके पास आ सकें। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेग्रेंस। एनिमल्स दो तरह से फ्लावर से अट्रैक्टेड होते हैं, या तो कलर की वजह से और या तो फ्रेग्रेंस, यानी कि जो उसमें से स्मेल निकलती है उसकी वजह से। फ्लावर्स जो पॉलिनेट होते हैं, फ्लाइज, बीटल्स सिक्रीट पॉलन ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे फ्लाइज है, बीटल्स है, इन सबको
फॉल ऑर्डर, जैसे फ्लाइज जो होती है वो मोस्टली सड़ी गली चीजों को खाती है, तो इन फ्लावर से भी वैसे ही स्मेल निकलती है, मतलब एक तरह से बैड स्मेल निकलती है, फॉल स्मेल, गंदी स्मेल निकलती है, जिससे फ्लाइज या बीटल्स उससे अट्रैक्ट होकर आ सके। To sustain animal visit, the flowers have to provide rewards to the animals. अब ऐसा नहीं है कि फ्री में वो पॉलिनेशन कर देंगे, वो एनिमल्स आएंगे और फ्री में पॉलिनेशन करके चलेंगे, उस फ्लावर को भी उनको कुछ रिवॉर्ड में देना पड़ेगा, उनको कुछ प्राइस देना पड़ेगा पॉलिनेशन कराने का। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड, और जो फ्लोरल रिवॉर्ड वो मोस्टली क्या होता है, नेक्टर, या तो वो फ्लावर उनको नेक्टर दें या तो वो फ्लावर उनको पॉलन दे खाने को। पॉलन ग्रेन्स भी बहुत सारे इंसेक्ट खाते हैं, तो ये दो रिवॉर्ड्स हो जाते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स, जो एनिमल्स को मिल सकते हैं पॉलिनेशन कराने के बदले। For harvesting the rewards from the flower, and animal visitors come in contact with the anther and the stigma. तो जो भी एनिमल विजिटर है, एनिमल जो उनके पास आते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स आते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो या तो कांटेक्ट में आते हैं एंथर के या तो स्टिग्मा के, इन दोनों में से एक के कांटेक्ट में आते हैं। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट ए कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स व्हिच आर जनरली स्टिकी, तो उसकी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो चिपक जाते हैं, जो कि मोस्टली वो पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं और जाके चिपक जाते हैं। जब एनिमल्स उस पॉलन ग्रेन को अपनी बॉडी, वही एनिमल जब स्टिग्मा के पास जाता है, स्टिग्मा से उसकी बॉडी टच होती है, तो वही पॉलन ग्रेन उस एनिमल की बॉडी से निकल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। कुछ स्पीशीज में फ्लोरल रिवार्ड्स जो होते हैं वो सेफ, ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लोरल रिवॉर्ड बस नेक्टर और पॉलन ग्रेन के ही फॉर्म में हो, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, जो फ्लावर उनको रिवॉर्ड देते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ स्पीशीज में जो फ्लावर्स होते हैं वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं एग ले करने के लिए, वो इंसेक्ट्स को सुरक्षित जगह देते हैं जहां पे आगे वो अपने अंडे दे सकें। तो ऐसा भी करते हैं कुछ प्लांट्स, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमॉर्फोफिलस। अमॉर्फोफिलस का जो फ्लावर होता है वो बहुत टॉल होता है, लगभग इसकी हाइट 6 फीट की होती है, इतना लंबा फ्लावर है। तो वहां पे उसके जो इंसेक्ट्स के एग होंगे वो पूरी तरह से सेफ होंगे, वहां पे कोई भी जो उसका शिकारी होगा या उसका जो भी इंसेक्ट्स का एनिमी होगा वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। A similar relationship exists between a species, और ऐसा ही रिलेशनशिप होता है एक मॉथ की स्पीशीज के बीच में और यक्का प्लांट के बीच में, मॉथ और यक्का के बीच में, जहाँ पे दोनों स्पीशीज मॉथ और यक्का ये दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना नहीं कंप्लीट कर सकते, ये को इवॉल्व हुए हैं, एक साथ इवॉल्व हुए हैं, एक साथ इनमें मॉडिफिकेशन हुआ है, एक साथ इनका इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मॉथ को भी यक्का प्लांट की जरूरत है और यक्का प्लांट को भी मॉथ की जरूरत है। मॉथ क्या करता है कि वो अपने अंडे दे देता है ओवरी के लोक्यूल में, ओवरी के अंदर लोक्यूल जो होता है वहां पे वो अपने अंडे दे देता है, और फ्लावर उसके बदले में क्या करता है, वो पॉलिनेटेड हो जाता है मॉथ से, क्योंकि मॉथ कहीं और से आया होगा तो अपने बॉडी पे पॉलन्स उसके लग गए होंगे, और फिर वो पॉलन्स आके डायरेक्टली उसके लोक्यूल में चले जाते हैं, वहां से वो ओव्यूल में चले जाएंगे, ओव्यूल से होके वो कहाँ चले जाएंगे, एग के अंदर चले जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो लार्वा जो होता है मॉथ का वो यहीं से बाहर निकलता है, एग से बाहर निकलता है, क्योंकि वो पॉलन्स के साथ उसके एग भी चले गए प्लांट के एग के अंदर, और एग से निकलता है और फिर सीड भी उसी के साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, और पॉलिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और किस तरह से पॉलिनेशन होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो hermaphrodite फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो hermaphrodite फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये hermaphrodite क्या होता है? hermaphrodite मतलब वो फ्लावर होता है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, दोनों ही हो, तो इस तरह के फ्लावर को hermaphrodite फ्लावर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा फ्लावर हमको कहाँ देखने को मिला था? ऐसा फ्लावर हमें देखने को मिला था एमी वाले पॉलिनेशन में, जहाँ पे एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अब क्या होता है
कि मैंने बताया था आपको कि सेम अगर पॉलन सेम फ्लावर के अंदर सेम स्टिग्मा से फर्टिलाइजेशन करता है तो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जो भी नॉन डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे पेरेंट के वो ऑफस्प्रिंग में पहुंच जाएंगे, जो भी अनचाहे कैरेक्टर्स होंगे पेरेंट्स के वो उसके सीड में पहुंच जाएंगे। तो मान लीजिए वो प्लांट जो है वो किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है या प्लांट जो है वो सही से ग्रो नहीं कर पाता है, तो ऐसा ही उसका सीड भी हो जाएगा, उसका सीड भी सही से ग्रो नहीं कर पाएगा या डिजीज से इन्फेक्टेड होगा। तो ये उसकी ड्रॉबैक है। तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए प्लांट ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग मैकेनिज्म या आउट ब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको आप अच्छे से समझिए। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बहुत ज्यादा बार जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर का जो पॉलन होगा वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा और उसी फ्लावर के एग के साथ पॉलिनेशन करेगा। ऐसा जब बार बार होगा तो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे प्लांट में। अनडिजायरेबल कैरेक्टर हर जनरेशन के बाद हर जनरेशन के साथ ही बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह के जो अनडिजायरेबल हो जाता है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इससे क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब जो प्रोजनी होगी बहुत जनरेशन के बाद जो प्रोजनी होगी वो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स वाली होगी, उसके अंदर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे, ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह तो ये मतलब होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। अब इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट ने बताया है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए प्लांट ने बनाया है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। Flowering plants have developed many devices to discourage, तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए या सेल्फ पॉलिनेशन को हटाने के लिए और इनकरेज करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बने होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा था क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या आउटब्रीडिंग डिवाइस हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्लावर तो पूरी तरह बंद होता है, उसमें तो 100% ऑटोगैमी ही होगी, उसमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो उनके लिए तो ये नहीं है। ये आउटब्रीडिंग डिवाइस किसके लिए? वो जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स थे उनके लिए हैं, या फिर जो जिटनोगैमस फ्लावर है उनके लिए है ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कुछ स्पीशीज में पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज में क्या होता है कि जिस टाइम पे पॉलन रिलीज होगा उस टाइम पे स्टिग्मा उस पॉलन को लेने के लिए रेडी नहीं होगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा, या उस टाइम पे एग डेवलप नहीं होंगे। ये भी एक तरह का आउटब्रीडिंग डिवाइस है। इधर द पॉलन इज रिलीज, या तो पॉलन स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही रिलीज हो जाएगा, तो वो जाके किसी और फ्लावर को या जाके किसी और प्लांट पे जो फ्लावर होंगे उनको पॉलिनेट करेगा या उनको वहां पे फर्टिलाइजेशन कराएगा। बिकॉज रिसेप्टिव और स्टिग्मा, या तो ये पहले होगा कि पॉलन पहले, या तो ये पहले होगा कि एंथर पहले डेवलप हो जाए, या तो ये होगा कि स्टिग्मा पहले डेवलप हो जाए। स्टिग्मा पहले डेवलप हो गई तो उसके ऊपर दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन आ जाएंगे और वहां से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मैकेनिज्म होता है प्लांट के अंदर, ये एक तरह का आउटब्रीडिंग डिवाइस है। इन सम स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कुछ ऐसे स्पीशीज होती है जहां पे एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग पोजीशन पे रखा जाता है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। तो ये भी एक तरह का आउटब्रीडिंग डिवाइस है। So that pollen cannot, जिससे पॉलन जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आ सके, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आ पाए। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट, ये दोनों ही ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। और द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट, तीसरी डिवाइस जो है ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने वाली वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है और ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलन, मतलब उसी फ्लावर के पॉलन को फर्टिलाइज करने का, फिर उसी प्लांट के ओविल को नहीं फर्टिलाइज कर पाएगा उसी प्लांट का पॉलन। इस तरह के जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है इसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers. बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, या तो मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने देखा हाल ही में
इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं, जैसे होता है कैस्टर में या मेज में, तो इस कंडीशन को हम मोनोइशियस कहते हैं। ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा बट जिटनोगैमी को नहीं प्रिवेंट करेगा। अब देखो बहुत सारे ऐसे केसेस में क्या होता है कि मेल फ्लावर भी एक ही प्लांट पे है, उसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है, दोनों ही है। अब इस केस में जैसे कि कैस्टर और मेज में होता है, इस केस में ऑटोगैमी नहीं हो सकती। ऑटोगैमी का मतलब ये होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर जब पॉलिनेशन हो जाए तो उसको हम कहेंगे ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी तो नहीं होगी, लेकिन जिटनोगैमी हो सकती है। जिटनोगैमी का मतलब ये होता है कि एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन, वो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है पॉलिनेशन, लेकिन है तो एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम जिटनोगैमी कहते हैं। तो जिटनोगैमी तो यहाँ पे नहीं रुकेगी, ऑटोगैमी रुक सकती है। तो ऐसे प्लांट मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं? मोनोशियस प्लांट ये वो होते हैं जिसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है एक ही प्लांट के अंदर। और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर वो होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टिल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हो, तो उसको उस फ्लावर को हम हर्माफ्रोडाइट जो होता है वो फ्लावर होता है, लेकिन मोनोशियस जो होता है वो प्लांट होता है। मोनोशियस प्लांट जब मेल फ्लावर भी उसी में है और फीमेल फ्लावर भी उसी प्लांट पे है, तो उसे हम मोनोशियस कहेंगे। और डायोशियस क्या होता है? जब मेल फ्लावर अलग प्लांट पे हो और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे हो, तो इस कंडीशन को हम डायोशियस कहते हैं। डायोशियस का एक एग्जांपल है पपाया। In several species such as papaya, male and female flowers are present on different। जैसे कि मैंने बताया पपाया में दोनों ही मेल फ्लावर अलग प्लांट पे होगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे होगा। That is each plant is either male or female। तो हर प्लांट ही पूरा मेल है या प्लांट ही पूरा फीमेल है, तो इस कंडीशन को हम डायसी या डायसियस कंडीशन कहते हैं। तो ये इसमें ना तो ऑटोगैमी होगी ना तो जिटनोगैमी होगी, तो क्या होगी इसमें? जीनोगैमी होगी इसमें। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला हमने बोला कि पहला आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये था कि या तो पहले एंथर मैच्योर हो जाए या तो पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाए, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर ना हो, जिससे उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। कुछ प्लांट्स में एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, कुछ प्लांट में स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है। तो ये कंडीशन हो गई पहली। दूसरी आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है वो ये है कि कुछ प्लांट्स में एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग पोजीशन पे रख दिया कि उनके बीच में वो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। तो अलग अलग पोजीशन पे है तो जो पॉलन होगा वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगी। जो तीसरा है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है ये क्या होती है? ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलन है वो उसी फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल है उसको फर्टिलाइज नहीं करा पाएगा, वो जेनेटिकली इनकम्पैटिबल होते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ये मैकेनिज्म है प्रिवेंट करने का इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को, क्योंकि इसमें 100% श्योर है कि उसी प्लांट का जो पॉलन है वो उसी प्लांट के ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं करा पाएगा। और सब में तो करा भी सकते हैं, लेकिन इसमें तो 100% श्योर है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फिर जो चौथा मैकेनिज्म है वो है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। एक ही प्लांट पे भी हो सकता है, वो अलग अलग प्लांट पे भी हो सकता है। अगर एक ही प्लांट पे होंगे तो उसको हम कहेंगे मोनोशियस कंडीशन, अगर अलग अलग प्लांट पे होंगे तो उसको हम कहेंगे डायोशियस कंडीशन। तो ये होता है। मोनोशियस का एग्जांपल है कैस्टर और मेज, और डायोशियस का एग्जांपल है पपाया। तो यहाँ तक हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हमारा बचता है, जो बाद की चीजें बचती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी मैंने पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट समझ में आता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे उन्हें भी ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए।